Hello friends, this is PC Shukla and welcome back to once again in my YouTube channel सुल्तानपुर ताइक्वांडो एसोसिएशन। दोस्तों, जैसा कि कल अभी जो वीडियो मैंने अपलोड किया था वो था आर्टिकल नंबर 3 कंपटीशन एरिया, एंड अभी जो आपके सामने आर्टिकल है जिसे मैं आज एक्सप्लेन करूँगा वो है आर्टिकल नंबर 4 कंटेस्टेंट। तो जो कंटेस्टेंट हमारे प्रतिभागी होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। कंटेस्टेंट एक्चुअली कौन हो सकता है, कंटेस्टेंट से मतलब है कि उनकी कुछ एलिजिबिलिटी होती है जो उनको फुलफ़िल करनी होती है, कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेरियल रिक्वायरमेंट होते हैं, कुछ और भी चीज़ें होती हैं, उन्हीं को बताया गया है इस आर्टिकल में। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आता हूँ अपने मेन टॉपिक पे। अब देखेंगे सबसे पहला नंबर है जो पॉइंट नंबर 1 है क्वालिफ़िकेशन ऑफ कंटेस्टेंट। तो कंटेस्टेंट होने के लिए जो क्वालिफ़िकेशंस की रिक्वायरमेंट है उन चीज़ों को ये नंबर वाइज बताया गया है। तो पॉइंट नंबर 1.1 है होल्डर ऑफ द नेशनलिटी ऑफ द पार्टिसिपेटिंग टीम। सबसे पहली जो बेसिक रिक्वायरमेंट है एक कंटेस्टेंट होने के लिए वो क्या है कि होल्डर ऑफ द नेशनलिटी, जो भी व्यक्ति, जो भी प्लेयर हमारा कंटेस्टेंट जो होगा वो जिस भी टीम से पार्टिसिपेट कर रहा है उस कंट्री और उस टीम की नेशनलिटी उस कंट्री की उसके पास होनी ज़रूरी है, जिस भी टीम को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे इफ़ यू आर पार्टिसिपेटिंग फ्रॉम इंडिया या एनी अदर कंट्री, तो आपका इंडियन होना बहुत ज़रूरी है, या आप किसी और कंट्री से कर रहे हैं तो वहाँ की नेशनलिटी आपकी होनी चाहिए जिस भी टीम से आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दैट्स ऑल। सेकेंड पॉइंट है पॉइंट नंबर 1.2 वन रिकमेंडेड बाय द WTMNA। एक जो संस्तुति आप कह सकते हैं, रिकमेंडेशन जो है आपके पास होनी चाहिए। कहाँ से? WTMNA, जो WT से एफिलिएटेड, MNA आपका मेंबर ऑफ नेशनल एसोसिएशन, यानी कि जो फेडरेशन होते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के, वहाँ से आपका रिकमेंडेशन होना बहुत ज़रूरी है। वो आपको संस्तुति देंगे तभी आप वहाँ पे एज अ कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसका होना भी बहुत ज़रूरी है कि आपके पास उनकी संस्तुति हो, जो है आपके फेडरेशन की। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 1.3 होल्डर ऑफ द ताइक्वांडो डैन/पूम सर्टिफिकेट इशूड बाय द कुकीवान। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो व्यक्ति कंटेस्टेंट हो सकता है जिसके पास डैन या पूम सर्टिफिकेट होगा, और वो कैसा सर्टिफिकेट होगा? इशूड बाय कुकीवान, कुकीवान से इशू किया हुआ, जिसके पास भी उसका पूम या डैन सर्टिफिकेट होगा, यानी कि ब्लैक बेल्ट होल्डर होगा, वो चाहे वो पूम हो सकता है या डैन हो सकता है, तभी वो एक कंटेस्टेंट कहलाएगा। फिर उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 1.4 होल्डर ऑफ द WT ग्लोबल एथलीट लाइसेंस। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये कह रहे हैं कि जो WT ग्लोबल एथलीट लाइसेंस, जिसको हम गर्ल कार्ड बोलते हैं, वो होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी पार्टिसिपेंट का किसी भी इंटरनेशनल WT के टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट यदि आपको करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? वो है गर्ल कार्ड। वो क्या है? ग्लोबल एथलीट लाइसेंस है आपका, WT के जो द्वारा वो जारी किया जाता है, तो उसका बना होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। फिर आता है आपका पॉइंट नंबर 1.5 कंटेस्टेंट एट द एज ऑफ एटलीस्ट 17 ईयर ओल्ड फॉर सीनियर इन द ईयर द पर्टिनेंट टूर्नामेंट इज़ हेल्ड। यहाँ पे कहा जा रहा है जो कंटेस्टेंट है उनकी एज को लेके वो क्लासिफिकेशन किया गया है, कुछ लिमिट बनाई गई है कि कैसे कैटेगराइज जो किया गया है एज वाइज। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कंटेस्टेंट एट द एज ऑफ एटलीस्ट 17,
जो कम से कम 17 साल की एज अगर जिस कंटेस्टेंट की है वो कहाँ पार्टिसिपेट कर सकता है, किस कैटेगरी में, वो सीनियर। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि ताइक्वांडो में जो कैटेगरी है, एज कैटेगरी जो बनाई गई है हमारी, वो सीनियर, जूनियर, कैडेट और सब जूनियर। हालांकि सब जूनियर कैटेगरी का कहीं रूल बुक में ऐसा जिक्र मिलता नहीं है। कैडेट से हम देखते हैं कि कैडेट, जूनियर और सीनियर, तो यहाँ पे उन्हीं के बारे में कहा गया है। तो लगभग जिसकी उम्र कम से कम 17 साल की है वो सीनियर कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर सकता है और उसकी एज जो है वो 17 साल की होनी चाहिए कम से कम सीनियर कैटेगरी में पार्टिसिपेट करने के लिए। फिर आता है कि 15 to 17 ईयर ओल्ड फॉर जूनियर चैम्पियनशिप, जिसकी एज 15 से 17, 15 से कम नहीं होनी चाहिए और 17 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो बिलो 17 आप कह सकते हैं, जो भी है वो जूनियर चैम्पियनशिप में वो पार्टिसिपेट कर सकता है। फिर आता है 12 to 14, 12 से बिलो नहीं होना चाहिए और 14 से एबव नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कंटेस्टेंट जो होगा वो कौन सी कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर सकता है, वो पार्टिसिपेट कर सकता है कैडेट चैम्पियनशिप में। कैडेट चैम्पियनशिप में कैडेट जो कंटेस्टेंट होगा हमारा एज ग्रुप का, उसकी एज होनी चाहिए 12 to 14 के बिटवीन। ये एजेस फॉर यूथ ओलंपिक गेम्स माइट बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द डिसीजन ऑफ द IOC। यहाँ पे एक चीज़ अलग से इन्होंने दे रखा है, वो है कि यूथ ओलंपिक जो हमारे होते हैं, यूथ ओलंपिक गेम्स के लिए ये जो एज का क्राइटेरिया बनाया गया है, जो क्लासिफिकेशन किया गया है, ये माइट बी जो है वो डिफरेंट, वो कि चेंज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ जाएंगे तो इसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको पार्टिसिपेशन मिलेगा, क्योंकि वो डिसीजंस किसके होते हैं, वो होते हैं IOC के, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो हमारी है वो डिसीजन लेती है कि क्या क्राइटेरिया और क्या एज का क्लासिफिकेशन किस उस पे किया जाएगा, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये उनका निर्णय होता है, इसमें WT का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। ये बताया गया है जो हमारी किसी भी कंटेस्टेंट के पार्टिसिपेट करने की क्वालिफ़िकेशन, जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होती है, उसके बारे में बताया गया है। गाइस, तो ये थी हमारी बेसिक क्वालिफ़िकेशन जो रिक्वायर्ड होती है एक कंटेस्टेंट के लिए। फिर आते हैं इसी आर्टिकल के पॉइंट नंबर 2 में। आप देख रहे होंगे आपके सामने है कंटेस्टेंट यूनिफॉर्म एंड कंपटीशन इक्विपमेंट्स की बात की जा रही है। जो यूनिफॉर्म होगा कंटेस्टेंट का, जो वर्दी होगी उनकी, और इक्विपमेंट्स यानी कि उपकरण, जो भी वो उपकरण प्रोटेक्टिव गार्ड्स वगैरह पहनेंगे या जो ड्रेस है वो पहनेंगे, तो वो कैसी होगी उसके बारे में कुछ बताया जा रहा है। तो पॉइंट नंबर 2 का 2.1 है। सबसे पहला मैं पढ़ता हूँ आपके सामने। एट द कॉम्पिटिशन enlisted in the WT event calendar, dobak or competition uniform and all competition equipments such as but not limited to mat, PSS, IVR and protective equipments must be those once approved by the WT। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि एट द कॉम्पिटिशन इनलिस्टेड मतलब जो सूचीबद्ध है। WT का एक कैलेंडर जारी होता है, अमूमन आप सभी को पता होगा, जो उसके पूरे साल भर के इवेंट्स होते हैं उनका एक कैलेंडर जारी होता है, उसी के बारे में बात की जा रही है कि ऐसे कंपटीशन, ऐसे टूर्नामेंट, प्रतियोगिताएं जो WT कैलेंडर में सूचीबद्ध हैं, जो हैं वहाँ पे इनलिस्टेड हैं, और दोबक यानी कि जो यूनिफॉर्म हमारी ड्रेस है, और कंपटीशन यूनिफॉर्म वही है, दोबक और यूनिफॉर्म लगभग एक ही चीज़ें हैं दोनों। फिर एंड ऑल कंपटीशन इक्विपमेंट्स, सभी जो कंपटीशन से रिलेटेड उपकरण होते हैं, सच है जैसे कि बट नॉट। देखिए दो चीज़ें यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये कंपटीशन के इक्विपमेंट्स की बात की जा रही है, साथ ही साथ बट नॉट लिमिटेड, लेकिन यह यहीं तक सीमित नहीं है।
अभी फ़िलहाल ये जिसकी बात कर रहा है वो बात कर रहा है मैट्स, PSS, IVR and protective equipments must be those ones approved by the WT। तो अभी जो इक्विपमेंट्स की बात कर रहा है यहाँ पे तो कुछ चीज़ें वो बता रहा है मैट्स, PSS, IVR और प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के बारे में, उपकरण के बारे में, लेकिन वो कह रहा है कुछ और भी इक्विपमेंट्स हैं जिनके बारे में वो फर्दर जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आने वाला है वो इसी का सेकेंड पॉइंट है, 2.1 का 1 है, 2.111 आप देख रहे होंगे लिखा है, ये उसी का पॉइंट है, आगे वो एक्सप्लेन करने चल रहा हूँ मैं से। इसमें क्या कह रहा है कि स्पेसिफिकेशन ऑफ दुबक और कंपटीशन यूनिफॉर्म, जो हमारी ड्रेस होगी उसको कंपटीशन की ड्रेस जो होगी उसे अलग से, और प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो हमारे सुरक्षा उपकरण हैं वो, एंड ऑल अदर इक्विपमेंट्स, इसके साथ साथ कुछ और भी इक्विपमेंट्स हैं, शैल बी सेट फोर्थ सेपरेटली, वो अलग अलग जो है वो पहने जाएंगे, और साथ ही साथ वो अलग अलग उनका अप्रूवल होना बहुत ज़रूरी है। जो भी इक्विपमेंट्स आप यूज़ कर रहे हैं वो सारे WT से अप्रूव्ड होने चाहिए, वही वहाँ पर आप पहन सकते हैं, इसकी बात की जा रही। फिर आते हैं 2.2, अ कंटेस्टेंट शैल वियर अ WT अप्रूव्ड दुबक और कंपटीशन यूनिफॉर्म। देखिए यहाँ पे जो दुबक है वो भी ड्रेस ही है, और कंपटीशन, जैसे कभी कभी क्या होता है कि कुछ कंपटीशन में कुछ अलग तरीके की ड्रेस कभी कभी आती है, जो है पहना रहता है, वो स्पेसिफिक हो सकता है, कभी कभी कुछ खास कॉम्पिटिशन्स के लिए रखी जाती है ड्रेस कोड के तरीके से, तो उसके बारे में इसलिए वो दुबक और कंपटीशन यूनिफॉर्म की बात की जाए, क्योंकि चैम्पियनशिप के लिए स्पेशली कोई ड्रेस अगर रख दी जाती है किसी खास प्रतियोगिता के लिए, तो इसलिए यहाँ पे दुबक और यूनिफॉर्म की बात की जा रही। फिर देखिए मेन जो हमारा पॉइंट है वो, अ कंटेस्टेंट शैल वियर अ WT अप्रूव्ड दुबक और कंपटीशन यूनिफॉर्म। तो जो कंटेस्टेंट होगा, हमारा प्रतिभागी जो होगा, वो कैसी ड्रेस पहनेगा, वो पहनेगा WT के द्वारा जो अप्रूव्ड यानी अनुमोदित जिसको बोलते हैं जो ड्रेस होगी, उसी ड्रेस को हमारा जो प्रतिभागी होगा वो पहन सकता है। साथ ही साथ ट्रंक PSS, जो हमारा आपका चेस्ट गार्ड जिसको बोलते हैं, ट्रंक प्रोटेक्टर, वो भी WT द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। हेड PSS, जो हमारा सर में जो हेड गियर हम लगाते हैं, हेड गार्ड, वो भी हमारा WT से, ग्रोइंग गार्ड हो गया, आपका 4 आर्म हो गया जो हाथों में पहनते हैं, और उसके बाद शिंग गार्ड हो गया जो पैर में हम लेग गार्ड लगाते हैं। फिर उसका आपके ग्लव्स हो गए जो पहनते हैं हम, और सेंसिंग सॉक्स, जो हम सॉक्स पहनते हैं, सेंसर सॉक्स जिसको बोलते हैं, वो हम पहनते हैं। तो एंड बी इक्विप्ड विद अ माउथ गार्ड, आपको साथ ही साथ क्या लगाना है, एक माउथ गार्ड जिसको गम शील्ड बोलते हैं, गम शील्ड भी हमें पहनना है। बिफोर एंटरिंग द फील्ड, हमको एरिना के अंदर जाने से पहले हमें क्या है, माउथ गार्ड लगाना है, प्लेइंग एरिया में जाने से पहले। फिर आता है हेड PSS मस्ट बी फर्मली टंग्ड अंडर लेफ्ट आर्म, जो हमारा हेड PSS होगा, हेड गियर होगा, वो कहाँ पे होगा, लेफ्ट हैंड में होगा, और फर्मली ट्रंक, अच्छे से पकड़ा हुआ, मजबूती से पकड़ के हम अच्छे से उसको तब हम एंटर करेंगे, कहाँ पे, प्लेइंग एरिया में। व्हेन एंटरिंग इनटू कंपटीशन एरिया, जब हम कंपटीशन एरिया में एंटर करते रहेंगे तो हमें गम शील्ड और हमारा जो हेड गियर है, हेड PSS है, उसे हम लेफ्ट हैंड पे मजबूती से पकड़ के एंटर करेंगे। फिर आता है कि हेड PSS शैल बी पुट ऑन द हेड फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन ऑफ द रेफरी बिफोर द स्टार्ट ऑफ द कॉन्टेस्ट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारा जो हेड PSS होगा, वो जब हमारा जो रेफरी होगा वहाँ पर, जो हमारा मैच कंडक्ट करेगा, वो जैसे ही हमको आदेशित करेगा, जैसे ही निर्देशित, जैसा उसका इंस्ट्रक्शन होगा, उसके अकॉर्डिंग ही हम हेड गियर को पहनेंगे, धारण करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 2.3, इन केस ऑफ वियरिंग दुबक द फोर आर्म एंड शिंग गार्ड शैल बी वॉर्न विनीथ गारमेंट।
यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो हम दोबक पहनेंगे और फोर आर्म, जो हमारा हाथों में हैंड गार्ड जिसको हम जनरली कहते हैं, और शिंग गार्ड, वो कहाँ होगा, हमारे गारमेंट के अंदर होगा, नीचे होगा, ना कि हम ऊपर ड्रेस के ऊपर उसको हम पहन लें। फिर इसी में आगे का पॉइंट है कि इन केस ऑफ वियरिंग कंपटीशन यूनिफॉर्म द फोर आर्म एंड शिंग गार्ड शैल बी वॉर्न इन द गारमेंट और बीनीथ गारमेंट। या तो हम जो भी फोर आर्म और हमारा जो शिंग गार्ड है वो या तो हम हमारी जो ड्रेस है उसके नीचे पहनेंगे या उसके अंदर पहनेंगे, बाहर हम नहीं पहन सकते हैं। वही सेम चीज़ है आगे कही जा रही है। फिर आगे बोलते हैं कि द ग्रोइंग गार्ड शैल बी वॉर्न बीनीथ गारमेंट फॉर बोथ केसेस। किसी भी दशा में हम जब भी जो है हमारा ग्रोइंग गार्ड होगा उसको लगाएंगे, वो दोनों ही कंडीशन, जो दो कंडीशंस यहाँ पे इस पॉइंट में बताई गई हैं इसके फोर आर्म और शिंग गार्ड को लेकर, सेम दोनों कंडीशंस में हमारा जो ग्रोइंग गार्ड होगा वो कहाँ होगा, हमारे गारमेंट के अंदर होगा, ना कि ऊपर। कभी कभी कुछ मैचेस में आप, हालांकि इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा नहीं देखने को मिलता है, लेकिन हम जनरली जो हमारे डोमेस्टिक इवेंट्स होते हैं वहाँ पे कभी कभी कुछ जगहों पे आपने देखा होगा कि कुछ लोग ग्रोइंग गार्ड जो है वो ड्रेस के ऊपर पहन लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हमारे WT के रूल के अकॉर्डिंग गलत है, असंवैधानिक है। एनीवे, फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। 2.4 द कंटेस्टेंट शैल ब्रिंग द WT अप्रूव्ड प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स एज वेल एज ग्लव्स एंड द माउथ गार्ड फॉर हिज ऑब्लिक हर पर्सनल यूज। यहाँ पे कहा जा रहा है कि द कंटेस्टेंट शैल ब्रिंग द WT अप्रूव्ड प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। जो हमारा प्रतिभागी होगा उसे WT अप्रूव्ड प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो है वो लाने होंगे, जिसमें जैसे कि ग्लव्स हो गया आपका, दस्ताने जो हम पहनते हैं, एंड माउथ गार्ड, जो हम माउथ गार्ड लगाते हैं, गम शील्ड जिसको बोलते हैं, वो ये आपके पर्सनल यूज़ के हैं, तो इसे आपको खुद लाना पड़ेगा, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, WT अप्रूव्ड होना चाहिए। फिर आते हैं वियरिंग एनी आइटम ऑन द हेड अदर देन द हेड पीसेस शैल नॉट बी परमिटेड। हेड गियर के अलावा कोई भी अलग से कोई भी इक्विपमेंट्स, कोई भी चीज़ आप अपने सर पर पहन नहीं सकते हैं जिसकी किसी भी तरह से कोई अनुमति, कोई परमिट नहीं है। द हेड प्रोटेक्टर फॉर कैडेट एथलीट्स मे बी इक्विप्ड विथ फेस शील्ड। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो कैडेट हमारे प्रतिभागी होंगे, कंटेस्टेंट होंगे, उनकी जो हेड प्रोटेक्टर होगा, उनके हेड प्रोटेक्टर में फेस के सामने जो ओपन एरिया हमारा होता है और कैटेगरीज में, लेकिन जो कैडेट के केस में होगा, कैडेट में वहाँ पे क्या होगा, वो शील्ड लगी होगी, फेस शील्ड आगे की तरफ लगी हुई फेस पे, ताकि वो इंजरी ना हो सके, क्योंकि वो बच्चे छोटे होते हैं इस वजह से। एनी रिलीजियस आइटम शैल बी वॉर्न beneath the head pieces and inside the dobak or competition uniform and shall not cause harm or obstruct the opposing contestant। यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी भी प्रकार का कोई रिलीजियस आइटम कोई है अगर आप पहनते हैं तो वो हेड प्रोटेक्टर के अंदर होना चाहिए या आपकी यूनिफॉर्म के अंदर होना चाहिए, तभी आप उसको पहन सकते हैं। और साथ ही साथ वो ऐसा होना चाहिए जो किसी भी तरह से वो बाधा ना पहुंचाए, किसको, आपका जो ओपोनेंट जो है कंटेस्टेंट है उसको किसी भी तरीके से वो बाधा ना पहुंचाए। ऐसी ही चीज़, ऐसा ही रिलीजियस कोई आपका अगर आप इक्विपमेंट्स है, कोई आइटम है पहनते हैं, तो ही वो परमिट है, WT के द्वारा उसके लिए परमिशन है कि आप पहन सकते हैं। यदि वो किसी भी तरीके से आपके ओपोनेंट को हार्म पहुंचा सकता है तो उसको वो अलाउ नहीं करते हैं, उसकी परमिट नहीं है आपको पहनने की। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है 2.5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी फॉर कॉम्पिटिशन इक्विपमेंट्स। जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होती है उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं रिगार्डिंग कंपटीशन इक्विपमेंट्स। जो कंपटीशन से रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं उससे रिलेटेड जो हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं वो आगे के पॉइंट्स में बताया जा रहा है। गाइस, ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि ये आर्टिकल भी बहुत बड़ा है, तो
मेरे ख्याल से आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आगे का जो इसका पार्ट बचा है उसको लेकर आपके सामने बहुत जल्द ही आऊँगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपने क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके हर क्वेश्चन का जवाब देने का। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।